हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये दोस्तों चैनल पे न्यू है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है। बायोडिग्रेडेबल ऐसे सामग्री या जैव निम्नीकरण ऐसे सामग्री होते हैं जिनको अगर ज़मीन में गाड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होकर वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। देखिए कपास को आप इसमें भी रासायनिक क्रिया होता है, ये ख़त्म हो जाएगा। जानवरों की हड्डियों में भी हो सकता है और लकड़ी में भी होता है, लेकिन अगर एल्युमिनियम फाइल है तो इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास, जानवरों की हड्डी, लकड़ी आदि बायोडिग्रेडेबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परितंत्र के दो मूल घटक है, आपको बताना है परितंत्र के दो मूल घटक कौन है। ये है जीवी और अजीवी। कौन है? जीवी और अजीवी। ये परितंत्र के दो मूल घटक हैं। परितंत्र इकोसिस्टम क्या है? 1935 में एजी टंसले द्वारा परितंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है इकोसिस्टम की खोज किसने की थी? एजी टंसले ने। ठीक है, परितंत्र के दो मूल घटक है जिसमें उसकी रचना होती है अजैविक और जैविक से। परिस्थिति के जनक की संज्ञा अर्नेस्ट हैकल को प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा, परितंत्र है और ये क्या है? परिस्थिति है। ठीक है, परिस्थिति के जनक किसको माना जाता है? अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है, लेकिन परितंत्र को एजी टंसले को माना जाता है। ठीक है, परिस्थिति शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। ये भी दोनों ध्यान रखिएगा, परितंत्र पूछा है कि परिस्थिति तंत्र पूछा है। देखिए जैसे है, सर्वप्रथम परिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? अभी पढ़े हैं कि इनका क्या नाम है? एजी टंसले। ठीक है, परिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टंसले ने किया था। किसने किया था? एजी टंसले। देखिए यहाँ पर परिस्थितिकी है लेकिन यहाँ परिस्थिति तंत्र है। जो तंत्र आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एजी टंसले हो जाएंगे। तो तीसरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, परिस्थिति तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज परिस्थितिविद एजी टंसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में किया था। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से परिस्थिति तंत्र कहा जाता है। परिस्थिति वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों और भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। 3 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहा जाता है? किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहा जाता है? इनको फाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाना कहा जाता है। बस इसको डायरेक्ट याद ऐसे कर लीजिए, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले साम्राज्य को क्या कहा जाता है? फाना कहा जाता है। और किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति समूहों को फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, पशु होंगे तो फाना होगा और वनस्पति होंगे तो क्या कहलाता है? फ्लोरा कहलाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा अजैविक नहीं है। तो इसमें कवक होता है, ये जैविक होता है। क्या होता है? ये जैविक होता है, जैविक नहीं होता। बाकी पानी, मृदा, हवा, ये सब क्या होते हैं? ये अजैविक होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए। विकल्प के अनुसार पानी, हवा, मृदा अजैविक घटक हैं, जबकि कवक जैविक घटक है। अब देखिए जैविक अजैविक होता क्या है? जैविक घटकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित है। जैविक घटक में क्या होंगे? पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित है, जिसमें जलचर, नभचर तथा स्थलीय जीव आते हैं। प्रकाश एवं ताप जैविक घटकों के अंतर्गत पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी है, जैसे मृदा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलाकृत ये अजैविक घटक होते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं।
देखिए, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। तो उस आंदोलन का आपको पहचान करना है। तो कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन था। ये बहुत पूछता है। चिपको आंदोलन था। इसका कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले अब उत्तराखंड में शुरू एक अहिंसक आंदोलन था। ध्यान रखिएगा, अब ये जो कहाँ पे है, चमोली जिला उत्तराखंड में है। और कब चिपको आंदोलन आया था? 1973 में। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, इनका क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा था, तथा चंडी प्रसाद भट्ट थे। ध्यान रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। इसी के साथ और भी ऐसे आंदोलन शुरू हुए थे, उसके बारे में देख लेते हैं। भारत में वनों की सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अन्य प्रमुख आंदोलन है। देखिए, बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में हुआ था। बिश्नोई आंदोलन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये केरल में है। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में है। देखिए, अपिको आंदोलन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नाटक से संबंधित है। जैसे चिपको आंदोलन था, उसी के तर्ज पे अपिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? तो किसके कारण हो जाएंगे? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण। किसके कारण हो जाएंगे? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण हो जाएंगे। इसके बारे में देखते हैं। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थान, अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त होने की संभावना करेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पेरिस समझौते में जलवायु लक्ष्यों के भीतर रहना, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। आदर्श रूप से आधार रेखा की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकांश प्रजातियों को बचाएगा। अब देखिए, अगला वही क्वेश्चन आ गया कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, यानी पेड़ पौधों के संरक्षण से था चिपको आंदोलन। अभी इसके बारे में ऊपर आप पढ़े हैं, बस इतने ध्यान रखना है। ये कहाँ 1973 में हुआ था। वर्तमान के उत्तराखंड चमोली जिले में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, इनका नाम था श्री सुंदरलाल बहुगुणा था। क्या नाम था इनका? सुंदरलाल बहुगुणा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, तो कौन सा है ये? ग्रीन पीस। क्या है ये? ग्रीन पीस है। देखिए, ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई। प्रारंभ में इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। देखिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आप अभी खबर में बहुत देखे होंगे, किसके साथ किया था? नामीबिया के साथ। किसके साथ किया था? नामीबिया के साथ किया था। ये करंट का क्वेश्चन था। जुलाई 2022 में भारत ने नामीबिया के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के तहत वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पारस्परिक लाभ संबंधों को विकास दी जाएगी। ध्यान ये रखना यहाँ से आपको। भारत में चीता परियोजना को दोबारा शुरू करने का उद्देश्य भारत में 1952 में विलुप्त हो चुके चीतों को सामूहिक संख्या बढ़ाना है। इसको कहाँ पे लाया गया था? कोनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। और कहाँ रखा गया था?
कोनो नेशनल पार्क में। कहाँ से आया था? अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते को लाया गया था। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक। इसको कैसे याद रखेंगे? बंदी मतलब बंदी ऐसे याद करिए। जिसकी भी बंदी होती है क्या करती है? बहुत से नाटक करती है। बंदी लोग क्या करती है? बहुत से नाटक करती है। तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से देखिए और कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 के तहत सन 1974 में टाइगर रिजर्व के रूप में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 912 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो बंदी लोग क्या करती है? नाटक करती हैं। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व है, जैसे भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है। भद्रा टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये दोनों क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस में है किश्तवाड़? आपको बताना है। तो किस में हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। तो 13 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चीनाब नदी के समीप स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। दाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क आदि जम्मू कश्मीर में के अन्य नेशनल पार्क है। तो दाचीगम वाला जरूर याद कर लीजिए। दाचीगम लिखा, कहीं ग्राम लिखा है। दाचीगम नेशनल पार्क ये वाला जरूर पूछता है। और यहाँ देखिए काजीनाग है, काजीरंगा नहीं है। ठीक है। 13 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देख लीजिए, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो क्या नाम है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम इसका? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आइए इसके बारे में देखते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है। इतना ही ध्यान रखना है। कहाँ पे है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ये ध्यान रखिएगा। जो घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य है बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। भेसौरगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। तो घाट प्रभा वाला जरूर याद रखिएगा और भरतपुर वाला याद रखिएगा। बस यहीं से 2 क्वेश्चन पूछा है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये कहाँ पे है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है। ये असम में है। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कान्हा नेशनल पार्क की मध्य प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है और सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। ये चारों पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। 15 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व है? आपको बताना है भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर है। तो कितने हैं आपको बताना है। देखिए ये चीज़ें डाटा बदलती रहती हैं, लेकिन अभी देखिए यहाँ कितना है? 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। भारत में कुल 18 संरक्षित जैवमंडल है। जैवमंडल में संरक्षित क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं, जिनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। और देखिए कौन कौन है यहाँ पर 18, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नीलगिरी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। नोकरेक है 1988 में। यहाँ सन लिखा है। नंदा देवी, मानस, मन्नार के खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, सिमलीपाल। सिमलीपाल बहुत पूछता है, ये उड़ीसा है। कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। डिब्रू सैखोवा, देहांग, देबांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, आचान कमार, अमरकंटक, कच्छ, शीत रेगिस्तान, शेषाचलम पहाड़ी। अब सब नहीं याद कर पाएंगे। पन्ना सबसे नया है, बस ये ध्यान रखिएगा। पन्ना क्या सबसे नया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित? आपको बताना है कि डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है।
तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि डांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित के किस शहर के पास स्थित है? तो कहाँ पे है ये? आगरा में है। कहाँ पे है? देखिए, कीठम झील कई बार पूछा है, या सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? ये आगरा में है। इसके बारे में देख लेते हैं। कीठम झील सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। कीठम झील के साथ एक पक्षी विहार भी, जिसे सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। ये झील को 2020 में संरक्षित रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, क्योंकि देखिए 2020 में इसको रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट हो गए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये केरल में है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये केरल में है। कुलम केरल ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, इराविकुलम कुलम केरल ऐसे याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना, और ज़्यादा डिटेल यहाँ जरूरत नहीं है। अब देखिए, सीधे सीधे नाम दिया है, उसको सीधे सीधे किस राज्य से संबंधित है वैसे याद कर लीजिए। ये है थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपको बताना है थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? केरल में। ये भी कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कोठामंगलम केरल में स्थित है। यह प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य एर्नाकुलम जिले में स्थित है, और इस अभयारण्य को भारत का सबसे आकर्षक पक्षी अभयारण्य में से एक माना जाता है। यह अभयारण्य भारत के पक्षी विज्ञान डॉक्टर सलीम अली द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि भारत के पक्षी विज्ञानी कौन है? डॉक्टर सलीम अली हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन अभी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे है भद्रा वाला? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसके साथ और कुछ अभयारण्य दिए हैं, इसको देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। सिमलीपाल अभी बताए थे ऊपर, उड़ीसा में है। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में। घाना राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान। ये राजस्थान वाले दोनों पूछे गए हैं। भद्रा वाला भी पूछा गया है। सिमलीपाल, चंद्रप्रभा, यही वाले सब पूछे गए हैं। अब देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 प्रदूषण के बारे में। देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? अवरक्त विकिरण। क्या हो जाएगा? अवरक्त विकिरण। देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा इसका आंसर? अवरक्त किरणें। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। कौन किरणें होती हैं? अवरक्त विकिरण होती हैं। अवरक्त विकिरण एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मानव आँखों से अदृश्य होता है, किंतु इसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कभी वायु प्रदूषक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये तो बहुत ही आसान है। वायु प्रदूषक गैसों में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, कणिक पदार्थ होते हैं, सब क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन कभी भी नहीं होता है। अब देखते हैं 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको देखते रहिए। यदि चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो ओजोन परत द्वारा कौन सी किरणें अवशोषित होती हैं आपको बताना है। तो कौन से होती हैं? कि पैरावैगनी किरणें। कौन होती हैं? पैरावैगनी किरणें होती हैं। देखिए,
पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल की उपस्थिति ओजोन परत द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है कि ओजोन परत कहाँ पे स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है, द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। किस किरणों को रोकता है? पराबैंगनी किरणों को रोकता है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर, दृष्टिहीनता, त्वचा का जलना आदि रोग हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में प्रेषित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से ओजोन परत का क्षरण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है। ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने पर रोकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, दूषणकारी तत्व से मुक्त होना चाहिए, खनिज पदार्थों से युक्त होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, मापदंड है। लेकिन एसिडिक pH नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं पीने के पानी जो होता है ये ना तो एसिडिक होता है ना तो क्षारीय होता है। ये क्या होता है? उदासीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उदासीन। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पीने का पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का मापदंड एसिडिक pH नहीं है। पीने के पानी के मापदंड है, पीने का पानी दूषणकारी तत्व से मुक्त हो, खनिज पदार्थों से युक्त हो और स्वादिष्ट हो, जल का pH मान संतुलित हो। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? 0.7, ध्यान रखिएगा, 0.7 ppm। कितना किया जाता है? 0.7 ppm। पीने के पानी में फ्लोराइड की 0.7 ppm मात्रा की सिफारिश की जाती है। भारत मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा 1 से 1.5 ppm माना गया है। दिए गए विकल्प में 0.7 ppm सही विकल्प होगा, क्योंकि और सब 0.1 से ज़्यादा हैं। देखिए 5 है, ये 7 है, ठीक है। और एवरेज देखा जाए तो कौन सा आएगा? ये 0.7 आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? 0.7 वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ओजोन, ठीक है, ये नहीं करता है। देखिए, जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैव अभिलक्षणों में होने वाले अनापेक्षित परिवर्तन को ही जल प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख जल प्रदूषण भारी धातु, माइक्रोप्लास्टिक्स, कीटनाशक, आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं यूरेनियम है, जो वर्तमान में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। जबकि ओजोन जल प्रदूषण का कारक नहीं है। जल प्रदूषण से होने वाली प्रमुख बीमारियां ब्लैक फुट, त्वचा का कैंसर, डायरिया, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया, कुबड़पीठ, ये सब आदि है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? ठीक है, आपको बताना कि जो वनों की कमी हो रही है, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? तो किस कारण से है? आबादी बढ़ने से। किससे है? आबादी बढ़ रही है तो वनों की कटाई कर दे रहे हैं, नगरीकरण ज़्यादा हो जा रहा है। अब आबादी बढ़ेगी तो प्रदूषण भी जरूर बढ़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? जाइगोग्राम बिकोलोराटा के द्वारा, ठीक है। कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको, जैसे देखिए कृषि में पूछा है तो कृषि वाले ही इसको सिर्फ समझ पाएंगे। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनने के लिए जिम्मेदार है? आपको ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ओजोन परत में छेद बनने के लिए कौन सा एजेंट जिम्मेदार है? तो कौन सा जिम्मेदार है आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? CFC। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत में छेद बनने के लिए जिम्मेदार CFC होता है, हाइड्रोजन्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है,
ट्राई क्लोरोएथिलीन होता है, हैलोन 1211 होता है, 1301 इत्यादि। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वो पदार्थ कौन से हैं? तो पदार्थ कौन से हैं? ये हैं मरकरी और साइनाइड। ठीक है, मरकरी और साइनाइड अगर इनका यूज कर लिया जाए तो मृत्यु हो सकती है। क्या है? मरकरी और साइनाइड। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक मरकरी व साइनाइड है, जिनके प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो जाएगी। मरकरी या पारा, इसको क्या बोलते हैं? जी, इसका प्रतीक होता है पारा या मरकरी। पानी में घुलकर मिथाइल मरकरी बनाती है। पारा वाष्प में घुलकर सांस लेने में परेशानी करता है। थर्मामीटर और बैरोमीटर आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा पारे के बारे में, एकमात्र ये धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए, धान की खेती में पाया जाता है, पशुधन भी पाया जाता है। पशुधन मतलब गाय जब जुगाली करती हैं, गाय या भैंस हो गई, ऐसे मुंह डुलाते जुगाली करती हैं तो वहाँ से भी मीथेन गैस निकलता है। और गन्ने के खेत से भी निकलता है, लेकिन वो मोटर वाहन से मीथेन गैस नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लाई ऐश होते हैं। देखिए, मोटर वाहन मीथेन उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। मोटर वाहन क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश है, आपको बताना है कि फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश क्या है? ऐश के लघु कण, ये क्या कहलाते हैं? फ्लाई ऐश कहलाते हैं। इसके बारे में देख लीजिए, फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। बस इतना ही इसके बारे में जानना है। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा? आपको बताना है कि ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है। तो ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड का। किसका है? SO2 का। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाए गए ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा। आजकल कारखानों से निकलने वाले SO2 N2O से ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा है, जिससे ताजमहल की चमक हल्की पीली होती जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलीफार्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण के बारे में। ठीक है, नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। तो 35 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में, कोलीफार्म जीवाणुओं की संख्या नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। कोलीफार्म विशिष्ट जीवाणुओं का समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जियों, पशुओं के मल, गंदे जल में पाए जाते हैं। अगला है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, यानी मिट्टी के कटाव किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो किसके द्वारा? वनोरोपण के द्वारा। यानी अगर हम वन को लगा दें तो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। बस इसके बारे में ही लिखा है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव जलवायु परिवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खैर, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो इससे क्या हो रहा है? समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो रही है, तटीय रेखा में भी परिवर्तन हो रहा है, फसल पैटर्न में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कौन कौन है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन होंगे? मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसतन तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। इसके अपेक्षित परिणाम निम्नलिखित है: समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, वर्षा तथा सूखा, घटती हिमरेखा और पिघलते ग्लेशियर।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं। आप अभी इसके बारे में बताएं। ग्रीन हाउस गैस कौन है? मीथेन भी है, ओजोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या हो जाएगा इसमें? सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? सभी हो जाएगा। ये सब ग्रीन हाउस गैसें होती है। 38 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा था? उस समय करंट था 2021 में काफ़ी चर्चा रहा था। डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या था? तो उसका क्या नाम था? ए थ्वाइट्स ग्लेशियर। इसका क्या नाम था? थ्वाइट्स ग्लेशियर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अंटार्कटिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण इसका तेजी से पिघलना लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह वैश्विक समुद्र स्तर से में तेजी लाने का कारण बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें बताना है कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अभी पढ़े हैं कि मीथेन भी होता है, जलवाष्प भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या नहीं होगा? नाइट्रोजन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए धान के खेत में एवं पशु के जुगाली करने से CH4 मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। यही भी ध्यान रखिए ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। किसका होता है? ग्रीन हाउस गैसें तो सभी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जलवाष्प होता है, ओजोन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में बताइए कौन सा नहीं हो सकता। देखिए तो नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, N2 भी होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती है। ये मोटर गाड़ी के धुएं में से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन गैसें नहीं होती है। तो डी का क्या हो जाएगा? 41 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें क्या हो सकते हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ओजोन का फार्मूला O3 होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ये भी ध्यान रखिए क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत UNFCCC, एक का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है। तो यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2005 से प्रभावी है। ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल पूछेगा किससे संबंधित है, किससे हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। किससे है? ये क्योटो प्रोटोकॉल ध्यान रखिए किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए CH4 मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये होता है, लेकिन O2 नहीं होता। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। इसमें तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। अब देखते हैं 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ग्राम विकास अधिकारी ने पूछा है। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिली इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है, ये क्या कहलाती है? ये लंबवत खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? लंबवत खेती कहलाती है। इसके बारे में देख लीजिए। लंबवत खेती वर्टिकल फार्मिंग कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिली इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप में व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? कह रहा कृषि क्षेत्र से उत्पन्न वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो एक मुख्य क्या हो जाएगा इसमें? ये नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस भी कहा जाता है।
किसी क्षेत्र से उत्पन्न वाले मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है। भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त कर ऑक्सीजन से क्रिया करके N2 गैस बनाती है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व विरासत स्थल, चैप्टर नंबर 6। अलाइ दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? आपको बताना है अलाइ दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। तो किस विश्व विरासत स्थल में है? ये कुतुब मीनार में। कहाँ पे है ये? कुतुब मीनार में। इसके बारे में देख लीजिए। अलाइ दरवाज़ा नई दिल्ली के कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1311 में के लगभग करवाया था। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? ये 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब इसको देखिए, यहाँ पर डाटा चेंज हो चुका है, 2016 से में था। ये प्रश्नकाल के समय भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में 7वां स्थान था, परंतु वर्तमान में इटली 58, चीन 56, जर्मनी 50, फ्रांस में 49 है, स्पेन में 48 है, भारत में 40 के साथ भारत 6वां स्थान हो गया। भारत का कितना हो गया है? 6वां स्थान हो गया। आपको लेटेस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का विश्व धरोहर स्थलों में कौन सा स्थान हो गया? 6वां हो गया है। और कितने हैं भारत में? ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में 40 हैं। कितने हैं भारत में? 40 हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में है। 46 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण विविध के बारे में, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? इसरो के साथ। किसके साथ किए हैं? इसरो के साथ। इसरो ने तो कमाल कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान 3 के बारे में। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कॉफ़ी बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई है। इसका प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है। कि कहाँ पे है इसरो का कार्यालय? बेंगलुरु में है। अभी देखिए, इसके बारे में आप ऊपर पढ़े हैं, बताए हैं कि इसके बारे में पूछा है। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? नहीं, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए, अभी बताए यू से क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका ही फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, कई बार पूछता है। तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर सी से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये पेट 2022 में ही पूछा है, इसके बारे में अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देख लीजिए, इसका मुख्यालय ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका गठन 1922 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। यह 1994 में प्रभाव में आया है। UNFCCC का मुख्यालय वान, जर्मनी में। कहाँ पे है? ये वान, जर्मनी में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया है? तो किसका किया है आपको बताना। तो किसका किया है? ये हिम तेंदुए का। किसकी गणना कर रहे हैं? ये हिम तेंदुए का। 49 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति हिम तेंदुओं की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया है। इसका उद्देश्य आने वाले दशक में दुनिया में हिम तेंदुओं की आबादी को दोगुना करना। इस सर्वेक्षण में भारत के साथ नेपाल, मंगोलिया और रूस सहित हिम तेंदुओं की मौजूदगी वाले देश भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो किसके स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? देखिए, गंदे पानी का सही से निपटान ना करना, इससे पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो जो गंदा पानी है उसको सही से निपटाने के ना कारण, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी का संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में ऐसे किया जाता है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसमें राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य बना दिया गया है। छत पर वर्षा जल संचयन संरचना उस तकनीकी का हिस्सा है जिसके माध्यम से छत जलग्रहणों से वर्षा जल को प्राप्त किया जाता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। तमिलनाडु भारत का एक पहला राज्य था जिसमें भूजल की कमी से बचने के लिए छत पर वर्षा जल संचयन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? ये था क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। क्या था? क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी इसका नाम था। तो 52 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 7 नवंबर 2015 को क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान के तहत एक ही दिन में विभिन्न जिलों में 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था। तो उस समय था, ये करंट का क्वेश्चन है। अब देखते हैं 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो जो कूड़े कचड़े जलाए जाते हैं उस फर्नेस का क्या नाम है? इसका नाम है इंसिनरेटर। इसका क्या नाम है? इंसिनरेटर। क्या नाम है? इंसिनरेटर नाम है। ठीक है, बस इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। इसके बाद अगला है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2003 में। कोई डाटा तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बुक मंगा लीजिए युथ प्रकाशन का, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसमें इसे टिक कर दीजिए, एग्जाम के टाइम सिर्फ वहीं पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? हरियाणा राज्य ने। किसने शुरू की है? हरियाणा राज्य ने ऐसा किया है। और अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता, GW मतलब गीगावाट, उत्पादन करने की क्षमता है? तो किसका है ये? कर्नाटक राज्य का। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य का। इसके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक के पास नवीनीकरण ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 12.3 गीगावाट है, जो कि कुल विद्युत उत्पादन का 27% है। कर्नाटक बिजली उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। इसके साथ ही कर्नाटक ने नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन के मामले में नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ से पूरी वीडियो ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर। बस आपको तब तक के लिए दोस्तों, यदि चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।